हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम विजडम टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 30 सितंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल क्रक्स को सरल हिंदी व्याख्या के साथ समझने की। आज 4 एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। आज का जो पहला आर्टिकल है वो रहेगा स्लेज हैमर स्टाइल, हथौड़े से मारने की शैली। देन वी विल डिस्कस इवॉल्विंग चेयर, उद्विकासीय आसन। इसके बाद थर्ड आर्टिकल में आफ्टर द फ्लड्स बेंगलुरु नीड्स टू क्लीन अप इट्स एक्ट, बाढ़ के बाद बेंगलुरु को अपने कृत्य को साफ करने की जरूरत है। एंड इन द लास्ट हम बात करेंगे इंडिया लैक्स अ कंप्लीट पीडियाट्रिक कार्डियो केयर सर्विस, भारत में पूर्ण बाल चिकित्सा कार्डियो केयर सेवा का अभाव है। आगे बढ़ने से पहले इस बात को क्लियर कर देता हूँ, जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ में यदि भिन्नता होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर इंगित कीजिएगा। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है स्लेज हैमर स्टाइल, हथौड़े से मारने की शैली। द होम मिनिस्ट्रीज डिसीजन टू बैन द पीएफआई एंड इट्स एफिलिएट्स इज अ रश्ड वन। पीएफआई और उससे संबद्ध ठिकानों पर प्रतिबंध लगाने का गृह मंत्रालय का फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। आर्टिकल में बात हो रही है अभी हाल कंट्रोवर्शियल जो संगठन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस पर गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री ने 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इस संगठन पर आरोप है कि ये बहिष्कार और सांप्रदायिकता की राजनीति करता है और जिससे भारत की अखंडता और एकता पर आंच आती है। साथ ही साथ में धार्मिक शांति को भी बिगाड़ने का इस संगठन द्वारा प्रयास किया जाता है। ऐसा जो रिलेवेंट जो एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो और भारत सरकार, इनका मानना है। हालांकि संगठन का दावा है कि इसके जो भी कृत्य हैं वो पूर्णतः संवैधानिक मूल्यों के अधीन आते हैं और साथ ही साथ में ये पूरे देश में विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय उनको लाभ पहुंचाने वाली सामाजिक और कानूनी गतिविधियों में भाग लेता है। हालांकि आगे बात आर्टिकल में इस बात पर की जा रही है कि जिस तरीके से इस पर एक मुश्त आउटराइट बैन, एक मुश्त प्रतिबंध लगा दिया गया है, इससे बचना चाहिए था। क्योंकि क्या इससे बेहतर भी उपाय हो सकता है, इस पर सरकार को जरूर विचार करना चाहिए था। हालांकि एसडीपीआई जो माना जाता है इसी संगठन की राजनीतिक इकाई, हालांकि एसडीपीआई का कहना है कि इसका पीएफआई से कोई भी लेना देना नहीं है, इस पर बैन नहीं लगता है। बाकी पीएफआई और जो दूसरे एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है इससे उस पर बैन लगा दिया जाता है। आगे अब आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि इस पर चूंकि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही, लगातार रेड और गिरफ्तारी हो रही है, उस पे जो स्पष्ट न्यायिक प्रक्रिया है कहीं ना कहीं उसका ट्रेसपासिंग होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसी कार्रवाई जब कार्यपालिका द्वारा किसी विशेष समुदाय जो कि अल्पसंख्यक समुदाय है और पहले से ही उसमें असंतुष्टि और अविश्वास, ऐसी भावना यदि भरी हुई है, तो ऐसी कार्रवाई यदि कार्यपालिका करता है तो निश्चित तौर पर जो असंतुष्ट वर्ग है उनके बीच में जो कट्टरपंथी है, ऐसी भावनाएं और ज्यादा इनमें आग में घी डालने का काम हो सकता है। अब अंत में इस बात पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है कि जब इस तरीके का बैन अथवा प्रतिबंध लगता है तो इसको जो कार्यपालिका है उसके द्वारा किसी विशेष समुदाय, विशेष तौर पर आर्टिकल में मुस्लिम समुदाय की बात हो रही है, कि उनके विरुद्ध इसको साधन के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कई बार जो राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से भी कार्रवाई की जाती है। इसका आर्टिकल में इससे बचने का बात कही गई है। विशेष तौर पर चूंकि अभी जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारा प्रोटेस्ट इस समुदाय के द्वारा किया जाता है, तो ऐसे में आउटराइट बैन, जो पूर्णतः प्रतिबंध की बात जब आती है और जिस तरीके से रेड और त्वरित कार्रवाई हो रही है, उससे एक गलत मैसेज अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के बीच में जरूर जाता है। इस बात को आर्टिकल में कहा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल की अब हम बात करेंगे इवॉल्विंग चेयर, उद्विकासीय आसन। Clarity is needed on the relationship of the CDS with the service chiefs. CDS
के सेवा प्रमुखों के साथ संबंधों पर स्पष्टता की आवश्यकता है। अभी हमारे देश को दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमारे दूसरे सीडीएस श्री जनरल अनिल चौहान जी, इनके रूप में हमको दूसरा सीडीएस हमारा मिल चुका है। इससे पहले सीडीएस की बात करें तो जनरल बिपिन रावत जी, जिनकी मृत्यु 2021 के दिसंबर में एक विमान दुर्घटना में हो जाती है। 9 माह का समय गुजर जाता है तब जाकर देश को दूसरा सीडीएस मिलता है। अब आगे आर्टिकल में बात कही जा रही है, चूंकि सीडीएस का जो पद होता है ये खुद में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीडीएस के पद का जब निर्माण किया जा रहा था तो इसका सबसे जो मुख्य रोल के रूप में देखा जा रहा था, जो तीनों हमारी सेना है, जल थल वायु, उनके बीच में सामंजस्य किस तरीके से स्थापित किया जा सके, इमरजेंसी और वॉर लाइक जब सिचुएशन होती है विशेष तौर पे उस समय, साथ ही साथ में जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, एकीकृत थिएटर कमांड है, उसको किस तरीके से पुनर्गठन किया जा सके। हालांकि जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है अभी इसका गठन नहीं हो सका है, बहुत से सैन्य नेताओं के बीच में अभी पूर्णतः इसको लेकर सहमति नहीं बन पाई किस तरीके से इसका व्यवहारिक स्वरूप होगा। ऐसे में नए सीडीएस के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, उनसे उनको पार पाना होगा। विशेष तौर पे उनके प्राथमिकताओं की अगर बात करें तो तीनों सेनाओं के बीच में संचालन, रसद, परिवहन, प्रशिक्षण, सहायता सेवाओं, संचार, मरम्मत, रखरखाव, इन सब की जो संयुक्तता है, ज्वाइंटनेस, इसको किस तरीके से ये इंश्योर करेंगे, किस तरीके से किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, इस बात को प्रमुखता से देखा जा रहा है। चूंकि जो सीडीएस का चेयर है, सीडीएस का पद है, वो अभी भी इवॉल्व हो रहा है, एक उभरती हुई संस्था है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, दूसरे सीडीएस की नियुक्ति से पहले सीडीएस की नियुक्ति के जो प्रक्रिया जो होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें भी बदलाव किया जाता है। इसके अलावा 2019 की बात कही जाए तो डिफेंस मिनिस्ट्री से एक नए डिपार्टमेंट का सृजन किया जाता है, मिलिट्री अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, और जिसके सेक्रेटरी कौन होंगे, सीडीएस होंगे। अब इसके अलावा सीडीएस प्रिंसिपल जो मिलिट्री एडवाइजर होते हैं डिफेंस मिनिस्टर के, और साथ ही साथ में परमानेंट चेयरमैन होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के। ऐसे में इन पर बहुत सारी प्रशासनिक और जो परिचालन कार्य होते हैं, ऑपरेशनल फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, उनको भी हैंडल करने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में जो सीडीएस है उनके कार्यों को लेकर और अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है, विशेष तौर पर जब ऑपरेशनल रोल की बात करें और जब प्रशासनिक भूमिकाओं की भी बात की जाती है। अब इसमें सबसे पहली बात इस बात पर जोर दिया जा रहा है, जिस तरीके से जो थिएटर, जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में किस तरीके से उसको व्यवहारिक स्वरूप प्रदान होगा, उस पर सीडीएस का ध्यान रखना होगा। और आज के समय की जब बात करते हैं तो यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को सिखा दिया कि आत्मनिर्भर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, विशेष तौर पे जब हम लॉजिस्टिक रूप में बात करें, अपनी इंडिजिनस जो कैपेसिटी होती है डिफेंस मैन्युफैक्चर की बात करें, रक्षा विनिर्माण की बात करते हैं, तो ऐसे में स्वदेशी क्षमताओं के निर्माण में के प्रयास में तेजी लाने की आवश्यकता है, और सीडीएस की भूमिका इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। अगले आर्टिकल में बात हो रही है आफ्टर द फ्लड्स बेंगलुरु नीड्स टू क्लीन अप इट्स एक्ट। बाढ़ के बाद बेंगलुरु को अपने कृत्य को साफ करने की जरूरत है। एवरीबडी हैज अ फेवरेट विलन टू ब्लेम, येट द हर्ड ऑफ रेस्टिव एलिफेंट्स इन द रूम इज लेड बाय अ पर्टिकुलरली मेलिवलेंट पैट्रियार्क करप्शन। हर किसी के पास दोष देने के लिए एक पसंदीदा खलनायक है, फिर भी कमरे में अशांत हाथियों के झुंड का नेतृत्व एक विशेष रूप से दुर्भावनापूर्ण मात्र सत्ता द्वारा किया जाता है, जिसको भ्रष्टाचार कह सकते हैं। आर्टिकल की बात हो रही है जिस तरीके से अभी बेंगलुरु में बाढ़ का कहर थम रहा है, और जैसे जैसे बाढ़ का पानी पीछे हो रहा है उस तरीके से घरों में, सड़कों में, हर जगह पर जो गाद होती है, सिल्ट, वो बिखर हुई नज़र आ रही है, और ये जो आम जनजीवन है उसको और ज़्यादा मुश्किल बना रहा है। कई बीमारियों का भी प्रभाव बढ़ रहा है। अब इसमें कई जो एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि बेंगलुरु में जो बाढ़ आती है उसका जो कारण होता है इस बार वर्षा है।
इस बार जो बेंगलुरु में वर्षा होती है वो 650 मिलीमीटर ये प्रतिवर्ष का अनुमान इस बार था। और आगे कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भविष्य में ये लगभग बढ़कर 1000 मिलीमीटर प्रतिवर्ष हो सकती है। और निश्चित तौर पर बाढ़ जैसी प्रवृत्ति जैसी इस बार बेंगलुरु में आई है, ये कहीं अधिक भीषण भविष्य में होने की इसकी और ज़्यादा संभावना है। और इसका जिम्मेदार जो अनप्लान्ड ग्रोथ है उसको ठहराया जा रहा है। जिस तरीके से अनियोजित और लगातार बेंगलुरु में जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि हो रही है, अनियंत्रित तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, जो हरे भरे भरे क्षेत्र होते हैं उनका इंक्रोचमेंट हो रहा है, उनको नष्ट किया जा रहा है। आर्द्र भूमि, नदी नाले, हर जगह का इंक्रोचमेंट होकर वहाँ पर रहने के लिए जगह बनाई जा रही है, सड़कें बन रही हैं। सड़कों का जाल जितना ज़्यादा आगे बढ़ेगा उतना उन पर बिछने वाले कंक्रीट, इनका जो एरिया है बढ़ता जाएगा। और ऐसे में जो वर्षा का जो पानी होता है वो ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता, और अगर उसको प्रॉपर ड्रेनेज नहीं मिल पाता है तो वो क्लॉट करके बाढ़ जैसी प्रवृत्ति को और ज़्यादा बढ़ा देता है। अब चूंकि प्रमुख कारण भ्रष्टाचार को ठहराया जा रहा है और आगे भ्रष्टाचार को लेकर ही बात की गई है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार का आमतौर पर लोग बाह्य रूप से निंदा करते हैं लेकिन विनम्रता पूर्वक इसके अधीन भी हो जाते हैं, इन सब के बीच में सरकार पर भी आरोप उठता है, क्योंकि कई ऐसे सिद्धांत हैं जो इस बात की तरफ इंगित करते हैं कि जो ओरिजिनल सिनर होता है, जो मूल दोषी होता है, वो विरोधाभासी रूप से एक अच्छी तरह से इरादे वाली सरकार होती है। क्योंकि कई बार ऐसे अव्यवहारिक नियम बन जाते हैं जिनका पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में जो लूप होल होते हैं उनको इस्तेमाल करके, उसको बाईपास करके लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और जिसमें करप्शन को जन्म मिलता है। अब ऐसे में चूंकि भारतीय कानून में जो करप्शन होता है वो सिर्फ पब्लिक सर्वेंट के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है, प्राइवेट करप्शन को क्रिमिनलाइज्ड नहीं माना जाता है। ऐसे में जो सरकारी आज के समय पे देखा जा रहा है कि बहुत सारे जगहों पर आउटसोर्सिंग तेजी से बढ़ गया है। निश्चित तौर पर आर्टिकल के अनुसार जब आउटसोर्सिंग होता है निजी एजेंटों के हाथ में, तो जो सरकार के भीतर अपराध होते हैं उसमें वो भागीदारी हो जाते हैं और वो हैंडलिंग फीस के नाम पर करप्शन और ज़्यादा बढ़ता है। इसके बाद ई गवर्नेंस की बात कही जा रही है। जिस तरीके से माना जाता है ई गवर्नेंस के आने से ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा बढ़ती है, किंतु इसमें आर्टिकल में ऐसा बताया जा रहा है कि ई गवर्नेंस से भी कोई भी प्रभावी समाधान करप्शन को, भ्रष्टाचार को लेकर नहीं मिलता है। बस इतना ही अंतर पड़ता है कि भ्रष्टाचार का स्थानांतरण देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में एक बात ऐसी कही जा रही है जैसे कि जब लैंड रिकॉर्ड की बात आती है तो अब ज़्यादातर जो लैंड रिकॉर्ड होते हैं उनका डिजिटल तौर पर उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, और ऐसे में जो ऑपरेटर होता है, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है, वो बेसिकली भ्रष्टाचार का एक नया जो धुरी होता है वो बनकर शुरुआती धुरी के रूप में उभर आता है, क्योंकि उसके पास डिजिटल सिग्नेचर की अथॉरिटी होती है। अब इसके बाद जो भ्रष्टाचारी विरोधी रणनीतियां हैं, अगर इनकी बात कही जाए तो उनकी सफलता के लिए 3 मोर्चे पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। पहला, जो ऑलरेडी जो करप्शन, एंटी करप्शन जो स्ट्रेटजी जो चल रहे होते हैं उपाय, उनका नियमित उनको आकलन करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। इन सब के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो विसल ब्लोवर्स होते हैं, ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, आम नागरिक, राजनीतिज्ञ, ब्यूरोक्रेट्स, न्यायाधीश, बेसिकली उनकी सुरक्षा की बात कही गई है। क्योंकि यदि जो विसल ब्लोअर हैं उनके मन में असुरक्षा की भावना होगी तो वो भ्रष्टाचार को उजागर नहीं करेंगे। इन सब के बाद नैतिक व्यवहार को भी बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाने की बात कही जा रही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ये बेनिफिट देगा। अब चूंकि भ्रष्टाचार को हटाना है तो प्रबुद्ध नेतृत्व की आवश्यकता होगी। ज़रूरी नहीं है कि ये एकल नेतृत्व की बात की जाए, बल्कि चाहे वो गवर्नमेंट में डिफरेंट अथॉरिटीज़ हो सकते हैं, हाई लेवल ऑफिशियल्स होते हैं, इवन जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, वो सब जगह पे मिलकर लोग सामने आ सकते हैं, जिससे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा सके और बेंगलुरु में
जो आपदा आई है भविष्य में, ऐसी आपदाओं से जो भी लोगों को जो नुकसान होता है, जो आपदा द्वारा जो जान माल का ह्रास होता है और उसके मूल में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार छिपा होता है, उस पर लगाम लगाई जा सके। अंतिम आर्टिकल में बात की जाएगी इंडिया लैक्स ए कंप्लीट पीडियाट्रिक कार्डियो केयर सर्विस। भारत में पूर्ण बाल चिकित्सा कार्डियो केयर सेवा का अभाव है। A dearth of specialists and infrastructure in India in the government and private sectors is hampering the future of children with congenital heart disease. भारत में सरकारी और निजी क्षेत्रों में विशेषज्ञों और बुनियादी ढांचों की कमी जन्मजात हृदय रोग वाले बच्चों के भविष्य को बाधित कर रही है। आर्टिकल में बात कही जा रही है कुछ आंकड़ों की, और बेसिकली पूरा आर्टिकल जो है जन्मजात हृदय रोग, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। और इसकी शुरुआत होती है CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, अटलांटा US, जिसके मुताबिक लगभग जन्मजात जितने भी रोग होते हैं उनमें से 28% जो हृदय रोग होते हैं उससे संबंधित रोग होते हैं, जिसमें से कि भारत की बात कही जाए तो 6 से 10% जो बाल मृत्यु होती है उसमें हृदय संबंधित विकारों से वो मृत्यु होती है। हालांकि जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनका मानना है यदि समय से इलाज मिल जाए तो 75% बच्चों को बचाया जा सकता है। पीडियाट्रिक कार्डियक सोसाइटी ऑफ इंडिया PCSI की अगर हम बात करते हैं तो 100 जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से एक में हृदय संबंधित, जो जन्मजात हृदय संबंधित विसंगतियां होती हैं उसके प्रसार होने की संभावना होती है। और हर साल अगर बात करें तो जो आंकड़ा होता है वो 2 लाख बच्चों तक पहुंच जाता है, और जिनमें से कि मात्र 15,000 को ही उपचार मिलता है। अब ऐसे में अगर ऑपरेशन की बात करें तो 30% बच्चों को अपने अगला जन्मदिन, मतलब 1 साल अगर जीवित उनको रहना है तो ऑपरेशन की जरूरत होती है। लेकिन भारत की अगर हम बात कही जाए तो हमारे यहाँ पर प्रतिवर्ष मात्र अभी 2,500 ऑपरेशन की ही क्षमता है। अब इसमें एम्स की भी बात कही जा रही है। अगर आज की डेट में इस बीमारी संबंधित ऑपरेशन का अपॉइंटमेंट लेना है तो लगभग 2026 तक वेटिंग लिस्ट ऑलरेडी एम्स जैसी संस्था में है। भारत की बात कही जाए तो 22 हॉस्पिटल और लगभग 50 से भी कम जो नवजात हृदय सेवा संस्थान होते हैं, वो सेवा केंद्र होते हैं, वो हैं। और इनमें भी पूरे भारत की अगर हम बात करें तो ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि मेजॉरिटी जो है वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बेसिकली केरल, तमिलनाडु इत्यादि प्रदेशों में है। 70% ऐसे केंद्र हैं। अब चूंकि हम अगर बात करें तो हमारी आबादी लगभग 1.4 बिलियन के आसपास है, और ऐसे में 250 के आसपास बाल हृदय रोग विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, जो पीडियाट्रिक होते हैं, डॉक्टर होते हैं इस रोग से संबंधित। उनकी संख्या मात्र आज के समय में हमारे देश में लगभग 250 रह गई है। अगर हम डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो निकालते हैं तो तकरीबन आधे करोड़ अथवा 50 लाख जो मरीज आएंगे, ऐसे बच्चे आएंगे, उनके ऊपर मात्र 1 डॉक्टर भारत में होगा। और यही अगर अमेरिका की बात करते हैं तो तकरीबन 29,196 एग्जैक्ट आएगा, 2019 का आंकड़ा है। तो लगभग 29,000 जो मरीज है इस बीमारी के आएंगे उस पर 1 डॉक्टर है। तो जो डॉक्टर और पेशेंट रेशियो है भारत में काफ़ी ज़्यादा, जो स्किल्ड डॉक्टर हैं इनकी भी कमी है। इन सब के अलावा चूंकि ऑपरेशन काफ़ी महंगा होता है तो गरीबी बहुत बड़ी बाधा बन जाती है, जिससे कि बच्चों का इलाज नहीं हो पाता है। इन सब के साथ में डॉक्टरों का ये भी कहना है कि अगर अर्ली डायग्नोसिस कर दिया जाए तब भी काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिल सकती है जो हार्ट संबंधित विकार होते हैं जन्मजात, उसको डील करने में। और उसकी अगर बात कही जाए तो 18 से 24 सप्ताह के बीच में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनका अगर इकोकार्डियोग्राफी कर दिया जाता है तो चूंकि जो 18 से 24 हफ्ते के आसपास जो बच्चे होते हैं, जो भ्रूण होता है उसमें हृदय की संरचना और कार्य वो परिलक्षित होने लग जाता है, तो उस समय अगर इनका इकोकार्डियोग्राफी कर दिया जाता है तो थोड़ा सा अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है, आगे इससे डील करने में मदद मिलती है।
केरल की तारीफ की गई है जहां पर हृदयम स्कीम चल रहा है, वहीं तमिलनाडु की भी तारीफ कही जा रही है जहां पर मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना, इन राज्यों में इसके तहत में मुफ्त विशेष सर्जरी की जाती है। एम्स की बात कही जाए तो 2018 में एम्स में एक लेख लिखा गया था जिस पे बात कही गई थी कि जो पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी है ये प्रायोरिटी एरिया में शुमार नहीं है। जो चूंकि अगर हम डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट, इन सब के अगर मूलतः हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस के रेशियो में अगर हम कंपेयर करते हैं तो ऐसे इसको ये प्रायोरिटी एरिया में जो जो हमारे नीति निर्माता हैं उनके शामिल नहीं हो पाता है। ऐसे में कुछ भी बदलता हुआ दिखाई नहीं देता है। कल 29 सितंबर था जो कि वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल की तरीके से। ये दिन भी बीत गया और भारत में कई ज़रूरतमंद बच्चों में अगर मदद करना है तो तीव्र कदम उठाने होंगे जिसे इस दिशा में देश को आगे बढ़ाना होगा। आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।